साइकिल देखी थी और कार्डियक साइकिल में हमने डिफरेंट फेजेस देखी थी। क्या क्या फेजेस थी बोलते जाओ। क्या क्या फेजेस थी कार्डियक साइकिल की? फेज नंबर 1 एट्रियल सिस्टोल, इसके बाद आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद बोलो रैपिड इजेक्शन, इसके बाद आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसके बाद रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग, उसके बाद स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, और फिर वापस से शुरू हो जाएगा आपका एट्रियल सिस्टोल। तो ऐसे साइकिल चलते जाएगी। इन 6 फेजेस में हमने कार्डियक साइकिल देखी थी जो कितने सेकंड की थी? 0.8 सेकंड, जिसमें एट्रियल फेजेस और वेंट्रिकुलर फेजेस है ना। एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल कितना था? 0.7 डायस्टोल की बात करेंगे तो, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना था? 0.5। सिस्टोल की बात करें एट्रियल सिस्टोल तो 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो 0.3। तो इस तरीके से ओवरऑल 0.8 सेकंड की आपने कार्डियक साइकिल देखी और कुछ टर्मिनोलॉजी समझी, जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या, इसके साथ साथ प्रीलोड मतलब क्या, ये समझे। उसका सिग्निफिकेंस आपने समझा कार्डियक आउटपुट के जनरेशन में और ब्लड प्रेशर के जनरेशन में, यानी मैप के जनरेशन में क्या होता है, ये सिग्निफिकेंस आपने समझा। इसके अलावा आपने देखा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, करेक्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हो कार्डियक मैकेनिक्स हमें समझने थे, इसलिए हमने कल रेगुलेशन समझना शुरू किया था। रेगुलेशन ऑफ हार्ट एज अ पंप एक्सट्रिंसिक भी होता है और इंट्रिंसिक भी होता है। सो हमने ये कल टॉपिक शुरू कर दिया था, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एज अ पंप, है ना। तो भैया इसमें हमने कल पहले तो इंट्रिंसिक जो हम प्रीलोड बोलते हैं, है ना, जिसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, जिसे हम वेनस रिटर्न बोलते हैं, वो आपके हार्ट के पंपिंग को डिटरमाइन करता है, रेगुलेट करता है। प्रीलोड जितना ज्यादा, वेनस रिटर्न जितना ज्यादा, है ना, हार्ट में जितना ज्यादा जमा होगा उतनी फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, ये देखा था। और जब बात आती है इंट्रिंसिक की, जब बात आती है इंट्रिंसिक की, तो हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन की बात करते हैं। अब ये इंट्रिंसिक कंट्रोल होता कैसे? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, सॉरी एक्सट्रिंसिक नॉट एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक कंट्रोल होता कैसे है, एक्सट्रिंसिक कंट्रोल होता कैसे है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, इसे मुझे समझना है, बराबर। चलो, तो यह आपके हार्ट की एक्टिविटी को सिंपैथेटिकली या पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल करने का सेंटर, यानी कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वो ब्लड वेसल्स पे भी इंपैक्ट डालने वाला है और आपके मायोकार्डियम पे भी। इसलिए कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? कहाँ लोकेटेड रहेगा कार्डियोवास्कुलर सेंटर? चलो बोलते जाओ। मेडुला ऑब्लांगेटा में रहेगा। कहाँ रहेगा? यहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर सेंटर लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लांगेटा में। और ये सेंटर को कौन सा सेंटर कहते हैं? इसको नाम दिया है कौन सा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस। इनका पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत हो गया होगा, उन्हें याद आना चाहिए। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस मतलब एनटीएस इज योर व्हाट? कार्डियोवास्कुलर सेंटर, मतलब भैया आपके दिल को और आपके ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करने वाला सेंटर आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में लोकेटेड है, बराबर। अब इस सेंटर में 2 एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे बड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको समझने में और थोड़ी आसानी हो।
यहाँ पे वो आपका सेंटर है और इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक रहेगा कार्डियो इनहिबिटरी और एक रहेगा कार्डियो एक्सीलरेटरी। तो मैं ग्रीन से एक्सीलरेटरी दिखा देता हूँ। ग्रीन सिग्नल का मतलब चल पड़े और रेड मतलब इनहिबिट हो जाए, है ना, इस तरीके से। चलो भैया, अब किस तरीके से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में बैठा हुआ आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस आपके दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है, ये मुझे देखना है। तो भैया आपके हार्ट में ऐसे नोड, एवी नोड, है ना, कंडक्शन सिस्टम सारी भरी पड़ी। तो भैया यहाँ पर आपके कुछ रिसेप्टर्स रहने वाले, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी रहेंगे यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के भी रहेंगे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के भी रहेंगे, बराबर। जो आओर्टा निकलता है, जो आओर्टा निकल रहा है, इस आओर्टा से कुछ ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट होने वाली है, बराबर। तो जो आपके राइट साइड को जाने वाली ब्लड वेसल है जिसे हम कहते हैं राइट ब्रैकियो, बोलो, जो राइट साइड को जाती है दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक, क्योंकि इसी से सेफेलिक वाली यानी आपकी कॉमन कैरोटिड राइट साइड की निकलती है, इसी की ब्रांच रहती है राइट कॉमन कैरोटिड, और ये जा रही है आपकी सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन, जो आपके अपर आर्म को जाएगी ब्लड वेसल्स, है ना, और ये रहेगी आपकी कॉमन कैरोटिड, कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी सीसीए, बट दिस इज योर राइट, बराबर। वैसे ही लेफ्ट साइड को जाने वाली सिंगल एक वेसल जो निकल रही है दैट इज व्हाट, योर लेफ्ट सब क्लेवियन। लेफ्ट को जाने वाली एक निकलेगी दैट इज व्हाट, लेफ्ट सब क्लेवियन। जैसे इधर राइट सब क्लेवियन है उधर लेफ्ट। यहां देखो इस ब्रैकियोसेफेलिक की ही ब्रांच कॉमन कैरोटिड की, बराबर, लेकिन इधर लेफ्ट वाली कॉमन कैरोटिड इंडिविजुअली ओरिजिनेट होगी आपके आओर्टा से, इंडिविजुअली ओरिजिनेट होगी आपके आओर्टा से, एंड दिस इज योर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सीसीए, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके अपने कोर्स में डायलेट होगी, क्या होगी, ये डायलेशन होगा इसका। ये यहाँ आप समझो, यहाँ डायलेट हुई, जिसे हम कौन सा साइनस कहते हैं, कैरोटिड साइनस, बराबर। और यहाँ कैरोटिड साइनस से ही इसका डिवीजन बनता है, एक जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड और एक जाती है इंटरनल कैरोटिड। यहाँ पर भी ऐसे डिवीजन बनाएगी, एक जाएगी एक्सटर्नल कैरोटिड और एक जाएगी इंटरनल कैरोटिड, बराबर। तो दो ब्रांचेस बनेगी, एक्सटर्नल जो आपके फेस को जाती है, डीप टिश्यू ऑफ फेस को, मसल्स को जाती है, वो कौन रहेगी, एक्सटर्नल। और इंटरनल कैरोटिड यानी आपके ब्रेन को जाने वाली, एंटेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन को जाने वाली। देखो यहाँ जो ये आओर्टा जहां से ऐसे मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है कि नहीं, इसे आर्च ऑफ आओर्टा कहते हैं। या आर्च ऑफ आओर्टा में जहां मैं यहाँ रेड कलर से डिमार्केट कर दे रहा हूं, प्लस आपके कैरोटिड साइनसेस में, आपके कैरोटिड साइनसेस में रेड कलर से कुछ लिखा है, क्या है वो, तो दीज आर बैरो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं इन्हें, बैरो रिसेप्टर्स। सो बैरो रिसेप्टर्स मतलब क्या, दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो आपके कैरोटिड साइनस में लोकेटेड है, नर्व्स, न्यूरॉन्स जो कहा है कैरोटिड साइनस में है, एज वेल एज आपके आर्च ऑफ आओर्टा में है। ये प्रेशर को सेंस कर सकते हैं, ये प्रेशर को सेंस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। तो भैया बैरो मतलब प्रेशर, बैरो मतलब प्रेशर, प्रेशर के रिसेप्टर्स है ना ये, सो दे आर कॉल्ड एज बैरो रिसेप्टर। और भैया जब भी प्रेशर वाले चेंजेस यहाँ होंगे, कहा, आर्च ऑफ आओर्टा में और आपके कैरोटिड साइनसेस में, ये सेंस कर लेंगे। और थ्रू सम नर्व्स, नाउ विल सी व्हाट आर दोस नर्व्स, थ्रू सम नर्व्स, आई विल ड्रॉ इट डिफरेंट कलर से, इसे हम लोग येलो कर देते हैं। यहां से कुछ यानी आपके कैरोटिड साइनसेस से कुछ नर्व्स निकलेगी, इस तरीके से कुछ नर्व्स निकलेगी, जो कहां से निकल रही है, आपकी कैरोटिड साइनसेस से निकल रही है। और कुछ नर्व्स से आपके आर्च ऑफ आओर्टा से निकलने वाली है,
जो आपके कैरोटिड साइनसेस से इंपल्स लेके, कैरोटिड साइनसेस से इंपल्स लेके आपके कौन सा सेंटर, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास आती है। दीज आर योर नाइन्थ नर्व। नाइन्थ मतलब कौन सी, नाइन्थ क्रेनियल नर्व मतलब कौन सी, एनीवन बोलो। ग्लॉसोफेरिंजियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, नाइन्थ इज ग्लॉसोफेरिंजियल। और ये जो है ये आपकी 10th वाली यानी कौन सी, वैगस नर्व। सेंसरी ब्रांचेस होती है किसकी, वैगस नर्व की सेंसरी ब्रांचेस। तो ये वैगस भी आपके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास इंफॉर्मेशन लेके आएगी, प्लस आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल भी आपके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास इंफॉर्मेशन लाएंगी। ये सेंसरी नर्व्स है भैया, ये क्या है, सेंसरी नर्व्स है जो इंफॉर्मेशन लेके आएगी। अब क्या इंफॉर्मेशन लाएगी, तो भैया जो भी प्रेशर के चेंजेस होंगे, प्रेशर रिलेटेड चेंजेस होंगे, वो प्रेशर रिलेटेड चेंजेस पहले तो मेरे आयोर्टा में होंगे। अगर ब्लड के प्रेशर में यानी ब्लड वॉल्यूम में कमी आ गई, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो आर्च ऑफ आयोर्टा के बैरो रिसेप्टर को पता चल जाएगा, एज वेल एज मेरे कैरोटिड साइनसेस को पता चल जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन को परफ्यूजन कर रहा है ना, और वो भी एंटी ग्रेविटी परफ्यूजन कर रहा है। तो अल्टीमेटली पहले तो इसे ही पता चलना चाहिए। तो देखो भैया, कैरोटिड साइनसेस में बैरो रिसेप्टर है और आर्च ऑफ आयोर्टा में बैरो रिसेप्टर है। अगर प्रेशर कम हुआ और इसने सेंस किया, तो ये न्यूरॉन्स नॉर्मल से कम गति से, कम रेट से फायरिंग करेंगे, इंपल्सेस इनसे स्लो फायर होंगे। स्लो इंपल्सेस फायर हुए तो 9th और आपकी 10th वाली नर्व्स के थ्रू आपके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास आए। स्लो आ रहे हैं का मतलब वो समझ जाएगा कौन, एनटीएस में स्लो इंपल्सेस आना, नॉर्मल से कम रेट में फायर होके आना, इसका मतलब प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम है तो इसके पास दो सेंटर है ना, एक है कार्डियो एक्सिलरेटरी और एक है कार्डियो इनहिबिटरी। तो भैया उसने किसको एक्टिवेट करना चाहिए, एक्सिलरेटरी को, यानी ये जो ग्रीन वाला है, यानी एक्सिलरेटरी सेंटर जो होता है, या आपके सर्वाइकल स्टिमुलाई को, सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड से है ना, सर्वाइकल बोले तो सॉरी सिंपैथेटिक जो रहेंगी स्पाइनल कॉर्ड में, जो सिंपैथेटिक थोरैकोलंबर रीजन से निकलती है ना, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कहां से होता है, थोरैकोलंबर से, उसे एक्टिवेट कर देगा। मतलब ये सेंटर एक्टिवेट हो गया तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स जाएगी, या आपके एसए नोड पे भी जाएगी, आपके एवी नोड पे भी उसका इनर्वेशन है, आपके वेंट्रिकुलो मायोसाइट पे भी उसका इनर्वेशन है, इवन आपके ब्लड वेसल पे भी उसका इनर्वेशन है। सिंपैथेटिक सिस्टम ना, एड्रेनर्जिक सिस्टम, उसके रिसेप्टर्स है ना, बीटा बोलो, बीटा 1 कहां रहेगा, एसए नोड पे, एज वेल एज एवी नोड पे, एज वेल एज कार्डियोमायोसाइट पे, है ना। और ब्लड वेसल पे कौन सा रहता है, ब्लड वेसल पे आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का कौन सा रिसेप्टर है, अल्फा 1। अल्फा 1 वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है कि नहीं, तो अल्फा 1 भी यहाँ रहेगा। मतलब इसके रिसेप्टर यहाँ पर है। अब कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर एक्सिलरेट हो गया और उसने आपके कौन से बीटा 1 रिसेप्टर को और अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। इससे क्या होगा, बीटा 1 स्टिमुलेट हुआ, इंपल्सेस ज्यादा निकलेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। चलो हार्ट रेट बढ़ेगा, कंडक्शन भी बढ़ेगा ना एवी नोड से, वेंट्रिकुलोमायोसाइट यानी कॉन्ट्रैक्शंस भी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, बराबर। प्लस अब देखो, देखो क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा तो वैसे भी कार्डियक आउटपुट इनडायरेक्टली बढ़ेगा ना। हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम ना, तो हार्ट रेट बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। एक दूसरी चीज, लेकिन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट हर चीज रहती है, याद रखो। बड़ा मतलब कोई बोलेगा 150-200 का हार्ट रेट तो नहीं, उसमें उल्टा कम हो जाएगा ना। लेकिन हार्ट रेट बढ़ा मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ा, और वेंट्रिकुलोमायोसाइट की एक्टिविटी बढ़ी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा, तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ही बढ़ा ना।
तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, सिंपल है। प्लस आपके ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, एड्रेनर्जिक सिस्टम है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो टीपीआर क्या होना चाहिए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ब्लड वेसल से होता है ना वेज रेजिस्टेंस। तो भैया कार्डियक आउटपुट बढ़ा और टीपीआर बढ़ा, मतलब आपका मैप बढ़ा, ब्लड प्रेशर या मैप बढ़ा। अल्टीमेटली कम होता हुआ प्रेशर बढ़ गया, यानी नॉर्मलाइज हो गया बोल सकते हो, होमियोस्टेसिस हो गया ना। So in response to low pressure, baroreceptor fired slowly and the slow impulses reached to your NTS. Ultimately, cardio-acceleratory center activated and it fired impulses through sympathetic outflow na, or sympathetic outflow increased and ultimately it caused increase in stroke volume, increasing heart rate. That means ultimately increase in cardiac output. ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट मींस टीपीआर में बढ़ोतरी, और टीपीआर इनटू कार्डियक आउटपुट आपको पता है, मैप है आपका, पता है ना मैप, टीपीआर इनटू कार्डियक आउटपुट, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब इसकी उल्टी सिचुएशन देखते हैं, चलो इसकी उल्टी सिचुएशन देखें, क्या होगा इसकी उल्टी सिचुएशन। अब समझो प्रेशर बढ़ गया, उल्टी सिचुएशन ना, यानी बैरो रिसेप्टर को ज्यादा प्रेशर सेंस करेगा, वो ज्यादा जोरों से फायर करेगा, नॉर्मल से ज्यादा, दोनों साइड से ना, तो सेंसेशन ज्यादा तेजी से आने, इंपल्सेस फायरिंग रेट ज्यादा आ गया ना, तो ज्यादा रेट में यहाँ पर फायरिंग हो रही है तो ज्यादा रेट में रिसीव करेगा। इसका मतलब इसके लिए हो गया कि प्रेशर बढ़ गया, मतलब अब एक्सेलरेटरी को दबाना है और इनहिबिटरी को बढ़ाना है। इनहिबिटरी को बढ़ाना मतलब आपकी पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट, कौन सा आउटपुट, पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट बढ़ाना है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स आपके एवी नोड पे और एसए नोड पे होते हैं। ब्लड वेसल्स आर नॉट डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ब्लड वेसल्स आर नॉट डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक डायरेक्ट इनर्वेशन रखता है। तो भैया आपके ब्लड वेसल्स पे नहीं रहते लेकिन हार्ट में रहते हैं, वो भी एवी और एसए नोड पे रहते हैं। और व्हाट आर दोस रिसेप्टर, बोलो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, याद आ रहा है कुछ, मस्कैरिनिक रिसेप्टर 5 तरीके के रहते हैं, उनमें से कौन से टाइप का मस्कैरिनिक रिसेप्टर दिल में रहता है, जल्दी, हलकं फुलकं फार्मॅक झालं असेल तर, नाही आपण डायरेक्ट कन्सल्टंट वाले आहोत, आपल्याला ना फिजिओ वाचायचं राहत ना, पॅथो वाचायचं राहत ना, फार्मॅक, काही काही तर जनरल मेडिसिन हे करत, सरळ इमर्जन्सी मेडिसिन, काही काही तो सरळ रेडियोलॉजी लिहून जाते। एक ही आपकी कॉम है ऐसी, जो बीएमएस नाम की जो कॉम है ना, ये सीधी पहले कंसल्टेंट बनती है और बाद में धीरे धीरे स्टूडेंट बनती। तो कोशिश करो पहले स्टूडेंट अच्छे बनो, अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। गुड स्टूडेंट इज वन हु फॉलोज हिज सिलेबस सिंसियरली rather than following any kind of propaganda, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पढ़ाई है उसी को सिंसियरली कर लो, बाद में जब बन जाओगे तब सोचते बैठना जो करना है, rather than ये बेचो वो बेचो, ये बनाओ वो बनाओ, है ना, इसका पीआरओ बनो उसका पीआरओ बनो, इसका शिष्य बनो उसको गुरु बनाओ, ये धंधे करना छोड़ देना चाहिए आयुर्वेद वालों ने, अदरवाइज वो डेवलप कभी होंगे नहीं। तो भैया आपका कौन सा सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर बढ़ गया ना, और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर मैंने कौन से रिसेप्टर यहाँ पे बोलो, M2 रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर, हार्ट में। अब क्या होगा, इनहिबिटरी है ना, हार्ट रेट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कंडक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट उस वजह से क्या होना चाहिए,
कम होना चाहिए, मैप उस वजह से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उल्टा हो जाएगा ना सब, हार्ट रेट कम तो आउटपुट कम, आउटपुट कम तो मैप भी कम, तो बढ़े हुए प्रेशर को कम कर दिया ना, तो दिस इज इनहिबिटरी सिस्टम। बट दिस इज व्हाट नॉट इनसाइड द हार्ट ना, दिस रेगुलेशन इज फ्रॉम एक्सट्रिंसिक हो गया ना, आउटसाइड द हार्ट, कंट्रोल इज फ्रॉम आउटसाइड। इनिशियली वी सॉ इंट्रिंसिक वेयर द ब्लड रेगुलेशन, ब्लड जो अंदर फ्लो हो रहा है हार्ट में, वही हार्ट की पंपिंग को डिटरमाइन कर रहा था इंट्रिंसिक में, तो वो इंट्रिंसिक हुआ। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो क्या है, एक्सट्रिंसिक। तो हमने इंट्रिंसिक भी देखा और एक्सट्रिंसिक। अब इससे क्या समझा, ये जो एक्टिविटी होती है हार्ट रेट को बदलने की, ये हार्ट रेट को कम करने की या हार्ट रेट को ज्यादा करने की, इस एक्टिविटी को यानी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने की या कॉन्ट्रैक्शन कम करने की, बराबर है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कम भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते भी है, दोनों चीजें देखी ना आपने, एसओएस। सो कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को, नॉट जस्ट रेट, रेट को क्रोनोट्रोपिज्म कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी को आइनोट्रोपिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अल्टर कर सकती है, पैरासिम्पैथेटिक कम कर सकती है तो सिंपैथेटिक बढ़ा सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड आइनोट्रोपिज्म यानी आइनोट्रोपिक एक्टिविटी, जो कि एक्सटर्नली रेगुलेट हो रही है कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो नर्व ही वहां इनर्वेट करेगी, सिग्नल यही लेके जाएगी, और लाते समय मोटर ब्रांचेस आते हैं, ये सेंसरी हुए ना, इंफॉर्मेशन लाने वाले रहेंगे वो मोटर रहेंगे, तो वो सिंपैथेटिक के और पैरासिम्पैथेटिक के रहेंगे ना, समझे। तो अल्टीमेटली आपका ये जो कंट्रोल है, दिस इज कॉल्ड आइनोट्रोपिज्म, आइनोट्रोपिक एक्टिविटी, बिकॉज हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को आप अल्टर कर रहे हो, बराबर। हार्ट रेट के लिए जो वर्ड होता है वो क्रोनोट्रोपिज्म होता है, क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी। So chronotropism is for heart rate, inotropism is for heart contraction, and dromotropism is for dromotropic activity, मतलब हार्ट के कंडक्शन से रिलेटेड, कंडक्शन जो एवी नोड से होता है कि नहीं, और यहां से बंडल ऑफ पुरकिंजेस से होता है पूरा, दैट इज कंडक्शन ना। सो कंडक्शन के लिए होता है ड्रोमोट्रोपिक एक्टिविटी। आप कई बार वर्ड यूज करते हो ना, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक मतलब कंडक्शन बढ़ना, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक मतलब कंडक्शन कम होना, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ना, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट कम होना, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना, और नेगेटिव आइनोट्रोपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शंस कम होना, है ना। ऐसे वर्ड्स यूज करते हो कि नहीं। तो भैया इस तरीके से आइनोट्रोपिक एक्टिविटी। अब मैं ओवरऑल देखता हूं कि मेरे हार्ट का मैकेनिक्स, जो कि मैं बोल रहा था कि इन सब कंसेप्ट के बाद आपको हार्ट के रेगुलेशन को समझने में काफी मदद होगी। तो देखो, आपने प्रीलोड क्या होता है वो समझ गया, आपने देखा अभी प्रीलोड क्या है, क्या देखा आपने, प्रीलोड ये कंसेप्ट समझे। व्हेन आई से प्रीलोड, प्रीलोड मतलब लोड बोल सकते हो, या प्रेशर बोल सकते हो, या वेनस रिटर्न बोल सकते हो, है ना, या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकते हो, जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और एट द एंड ऑफ डायस्टोल। बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन और एट द एंड ऑफ डायस्टोल, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू पुट, इट विल कॉज हायर और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ना, जिसे हम कौन सा लॉ बोलते थे, या प्रिंसिपल या मैकेनिक्स बोलते थे, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिक्स बोलते थे, या फिनोमेनॉन बोलते थे, बराबर। तो भैया विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, दिल अपने पास कुछ रखता नहीं है, जो भी आप दोगे बाय द वे ऑफ वेन्स, जितना आपके दिल के पास आएगा उतनी ही ताकत से बीइंग इलास्टिक चेंबर वो रिटर्न कर देगा। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी इलास्टिक फाइबर की रेस्टिंग लेंथ जो रहेगी वही डिटरमाइन करेगी कितने फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट हो। रेस्टिंग लेंथ में जितनी बढ़ाऊंगा उतनी ही फोर्सफुली वो रिकॉइल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना भैया। वही हो गया आपका प्रीलोड, यानी लोड जो ज्यादा रहे तो कॉन्ट्रैक्शन भी फास्ट या तेजी से होगा। एक टर्म आएगी आपको आफ्टर लोड, दूसरी टर्म क्या आएगी, आफ्टर। व्हेन आई से आफ्टर लोड, इसका मतलब ये है जैसे कि एक मसल फाइबर पकड़ो या रबर बैंड पकड़ लो, अभी के लिए हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैंने किसी रबर बैंड को ऐसे खींच लिया, बराबर, और उसके ऊपर उसको वेट अटैच कर दिया कोई,
Will it be easy for the rubber band to contract against that force? No, that won't be easy for that rubber band, na? That means before contraction या during contraction, heart को जो force face करना पड़ेगा, more that force or more that load, difficult will be contraction ना, and lesser will be cardiac output ना, ejection कम हो जाएगा ना, तो ejection या cardiac output जितना load during contraction रहेगा, है ना, that will be called after load. तो जैसे किसी ने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है और आपको दरवाजा खोलना है और पीछे से कोई दरवाजे को ताकत लगा रहा है, तो क्या आप आसानी से खोल पाओगे क्या? नहीं. वैसे ही मेरे दिल में जब हार्ट को ब्लड इजेक्ट करना है, पता है ना आपको, लेफ्ट साइड से आपके एओर्टा से और राइट साइड से आपके पल्मोनरी आर्टरी से, तो भैया जब हार्ट को ब्लड इजेक्ट करना है और इसमें अगर प्रेशर ज्यादा है, किसमें, एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में अगर प्रेशर ज्यादा है, तो whether my heart will find it easy or difficult? Difficult, because it will have to contract against or eject against that pressure which is there inside aorta or pulmonary artery. So my ventricle will not find it easy to be emptied easily ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ ज्यादा ही ब्लड बचा रहेगा, इंजेक्शन इतने अच्छे से हो नहीं पाएगा. तो हो सकता है यहाँ के वैल्व का कोई लोचा हो, आवर्टिक वैल्व का, या पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बड़ा हो, पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन हो, या एओर्टा में प्रेशर बड़ा हो, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना है, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हो ना, सिस्टोलिक बड़ा हो, 120 के ऊपर हो, समझे ना. तो भैया हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर काफी बड़ा है, तो आफ्टर लोड बढ़ेगा. या पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ा है तो भी आफ्टर लोड बढ़ेगा. वेंट्रिकल्स के लिए ब्लड को इजेक्ट करना या पंप करना आसान नहीं होगा, है ना. बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर, लोड और प्रेशर, है ना, अटैच्ड और अप्लाइड, है ना, दैट विल डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्शन. हाँ बोलो. preload is related to end diastole, that is before contraction, है ना. Before just contraction, whatever you are putting, that will stretch the heart and ultimately recoil will be more. But afterload is during contraction. Afterload is during contraction, मतलब diastole खत्म हो गया, अब contraction शुरू हो रहा है. और afterload is related to pressure in aorta or pressure in pulmonary artery. More the pressure, more it will be difficult to pump the blood ना. दरवाजा बंद है तो कैसे अंदर घुसेगा वो, बराबर. तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड. तो ये दूसरा है. तो जितना आफ्टर लोड ज्यादा रहेगा कार्डियक आउटपुट कम जाएगा, जितना आफ्टर लोड कम रहेगा उतना कार्डियक आउटपुट अच्छा रहेगा. तो दूसरा मैकेनिज्म है आफ्टर लोड, ये भी डिटरमाइन करेगा ना. यानी जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है उनमें कार्डियक आउटपुट हमेशा कम रह सकता है, इसलिए हाइपरटेंसिव फेलियर वगैरह आप पढ़ोगे, समझे. आवर्टिक वैल्व का प्रॉब्लम है, पल्मोनरी वैल्व का प्रॉब्लम है तो लोचा रहेगा. इसके अलावा पीएएच यानी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो लोचा रहेगा. तो आफ्टर लोड पे हमेशा इफेक्ट आते रहेगा. हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी धीरे धीरे कम होगी, कार्डियक आउटपुट इतना एफिशिएंट नहीं रह पाएगा. तीसरा मैकेनिज्म जो अभी हमने देखा, अगर प्री लोड को कांस्टेंट रख दिया जाए और आफ्टर लोड को कांस्टेंट रख दिया जाए, अल्टीमेटली हार्ट से रिलेटेड इंट्रिंसिक फैक्टर कांस्टेंट है ना, बराबर. तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी आइनोट्रोपिक एक्टिविटी, आइनोट्रोपिक एक्टिविटी जो अभी हमने देखा, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करती है. When preload and afterload are kept constant, constant का मतलब है वो चेंजिंग नहीं है ना. जैसे हम में अभी नहीं है, या कोई डिसीज्ड हार्ट वाला भी है तो बड़ा भी रहेगा तो बड़ा ही है ना, चेंजिंग थोड़ी है. उसका प्रीलोड अगर बड़ा है तो बड़ा है, आफ्टरलोड बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन चेंजिंग है क्या, नहीं. तो चेंजिंग चीज तो ये है ना. जो डायनामिक है वो आइनोट्रोपिक एक्टिविटी. आपको गुस्सा आ गया तो दिल की धड़कनें, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी, फीवर आ गया तो दिल के हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, है ना. इमोशनल स्ट्रेस आया तो बढ़ते हैं ना. रीजन क्या है, आइनोट्रोपिक एक्टिविटी अल्टर कर. रात में सो रहे हो शांति से हो तो दिल की धड़कनें कम रहती है, शांत रहते हो ना, सिंपैथेटिक नहीं रहता है, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेट करता है ना. तो ये सब तो चेंजिंग है, डायनामिक है. रोज आपके मूड से, आपके एक्सरसाइज से, है ना, आपके रेस्ट से, हर चीज से वो डिटरमाइन होने वाली एक्टिविटी कौन है, आयरन. बल्कि प्रीलोड और आफ्टरलोड कोई रोज चेंज थोड़ी होता है.
डायनेमिक है क्या वो? नहीं। कोई रोज आपको बहुत सारा आईवी फ्लूइड नहीं ठोकते बैठता ना सुबह शाम, बराबर। ना ही कोई आपके ब्लड प्रेशर में बहुत फ्लक्चुएशन आने लग जाता है, अचानक से आप 170 वाले हो गए एक दिन में, ही अचानक से कोई चीजें होती है कि ये? तो डायनेमिक कंपोनेंट कौन सा हुआ? आइनोट्रोपिक एक्टिविटी। इन द फेज ऑफ कांस्टेंट प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, अगर आइनोट्रोपिक एक्टिविटी अल्टर कर दी जाए तो कार्डियक आउटपुट अल्टर हो सकता है। अभी हमने देखा था, अगर प्रीलोड आफ्टर लोड कांस्टेंट रख दिया जाए और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत बढ़ा दी जाए, समझे, तो दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कार्डियक आउटपुट भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर इन केस प्रीलोड आफ्टर लोड कांस्टेंट है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत बढ़ा दी जाए तो दिल की धड़कनें बहुत कम भी हो सकती है, कार्डियक आउटपुट नियर जीरो भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक्सट्रिंसिक कंट्रोल करेगा। भले ही अगर आप दिल को बाहर भी निकाल दो और आइनोट्रोपिक एक्टिविटी नहीं भी रहे तो भी दिल धड़कते रहेगा। हार्ट बॉडी के बाहर आने के बाद भी पंपिंग एक्टिविटी रोकता, एक्सट्रिंसिक है, लेकिन वो तो इंट्रिंसिक फैक्टर से ही चल रहा है ना, बस रेगुलेटेड नहीं चलेगा। बाहर निकला हुआ दिल इमोशनली स्ट्रेस, जब तक अंदर है तब तक लोड है, बाहर निकल गया तो उसको कोई लोड, उसकी कोई धड़कने बढ़ने वाली नहीं है। शेर भी सामने आ गया तो क्योंकि उसको थोड़ी समझने वाला है, ये सब तो पूरा एक्सिस है ना हार्मोनल जो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो एक्सट्रिंसिक कंट्रोल चले जाएगा लेकिन इंट्रिंसिक कंट्रोल तो उसके साथ रहेगा ना। तो जब तक इंट्रिंसिक कंट्रोल है वो कंट्रोल से वो चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि परमानेंटली चलते रहेगा, बट यू हैव सीन कि भैया कुछ टाइम तक दिल धड़कते रहता है, वायबल रहता है, उसकी एक्टिविटी चलते रहती है। तो ये क्यों होता है? तो वो तो इंट्रिंसिक है ना। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कट भी कर दिए जाए तो भी हार्ट कैन बी वायबल, कैन कॉन्ट्रैक्ट, बट रेगुलेशन विल बी लॉस्ट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो रेगुलेशन होता है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो थर्ड चीज थी आइनोट्रोपिक एक्टिविटी। चौथी, इन तीनों, ये तीनों स्ट्रोक वॉल्यूम को डिटरमाइन करती है। ये तीनों क्या करती है? स्ट्रोक वॉल्यूम को डिटरमाइन करती है। मतलब एक हार्ट बीट में जो वॉल्यूम, जो 70 ml का वॉल्यूम आपका हार्ट इजेक्ट कर रहा था, उसे प्रीलोड, आफ्टर लोड और आइनोट्रोपिक एक्टिविटी डिटरमाइन करेगी। अगर चौथा यानी हार्ट रेट वाला मैकेनिक्स आपने साथ में जोड़ दिया तो इसके साथ यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट जब हम बोलते हैं तो दैट विल डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमाइन करती है वो कार्डियक आउटपुट भी डिटरमाइन करेगी, और हार्ट रेट इटसेल्फ अलोंग विद स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट डिटरमाइन करता ही करता है। सवाल ही पैदा नहीं होता बिना हार्ट रेट के कार्डियक आउटपुट कहां से आएगा। बात समझे? तो ये चार चीजें आपके कार्डियक आउटपुट के लिए जरूरी है। तीन तो डायरेक्टली स्ट्रोक वॉल्यूम को करती है और चौथा अलोंग विद स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट को करता है। तो ये चार मैकेनिक्स है जिससे मेरे हार्ट का रेगुलेशन होता है, और ये सारे कंसेप्ट आपको काम में आने वाले हैं। जैसे हम अकॉर्डिंगली डिसीज स्टेट की बात करेंगे तो सारी पैथोफिजियोलॉजी आपको तभी समझेगी, हर डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी तभी समझेगी जब ये बेसिक कंसेप्ट कुछ क्लियर रहेंगे, इसलिए ये जरूरी होते हैं समझना। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि हार्ट एज अ पंप कैसे काम करता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, बराबर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड वैल्व्स। हार्ट वैल्व्स, कौन कौन से वैल्व होते हैं हार्ट में? नॉट वॉल्व, प्रोनाउंसिएशन इज वैल्व्स नॉट वॉल्व। ठीक आहे, हिंदीत नाही बोलायचं, इंग्लिश आपल्या सवय राहते ना, इंग्लिश शब्द हिंदीत बोलायची, बोलायला काही प्रॉब्लेम नाही, प्रोनाउंसिएशन हिंदीत नाही करायचा, it will pronounce like wall otherwise, है ना, it's not wall, so that is what valves। तो हार्ट valves क्या है पता है आपको? हाँ, चार है भैया। अब इनका काम भी पता है आपको, है ना, और नॉर्मल हार्ट साउंड इन्हीं से बनते हैं ये भी पता है आपको। कौन से valves के क्लोजर से S1 बनता है पता है ना? दो हार्ट साउंड जो नॉर्मल है आपके S1 और S2, और आपको ये भी पता है S1 S2 के बीच में जो एक्टिविटी है उसे हम सिस्टोल कहते हैं, और S2 से S1 के बीच में जो है उसे हम डायस्टोल कहते हैं, है ना। S1 जिसे आप लब करके सुनते हो ना, और S2 यानी जिसे आप डब करके सुनते हो। अगेन S1 यानी लब, और ये हो गई आपकी एक कार्डियक साइकिल फ्रॉम फर्स्ट हार्ट साउंड टू अगेन फर्स्ट हार्ट साउंड, S1 S2 S1, that is what
लब डब लब, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, जिसके बारे में हमने बात की। अब भैया S1 यानी लब बनता क्यों है, क्यों ये लब सुनाई आता है? क्लोजर ऑफ, बोलो उन्हें कौन से वाल्व कहेंगे? एवी वाल्व्स, है ना। एवी वाल्व्स के क्लोजर के कारण S1 होता है, और S2 किन वजह से होता है? हाँ, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व, सेमिल्यूनार वाल्व्स के क्लोजर के कारण होता है ना। ये नॉर्मल हार्ट साउंड से जो आप सुनते हो, बराबर। इन नॉर्मल हार्ट, opening of valves will never produce sound, remember, opening of valves will never produce sound in normal heart, it's closure of valve which produces sound, बराबर। तो हमें नॉर्मल के अलावा भी कुछ हार्ट साउंड सुनाई आते हैं क्या? वो क्या होते हैं जो नॉर्मल के अलावा हो, लेकिन हम उन्हें हमेशा एबनॉर्मल ना बोले, लेकिन एडिशनल, नॉर्मेलिटी में भी कुछ वेरिएशन होते हैं, नॉर्मेलिटी के भी वेरिएशन पता होने चाहिए। एबनॉर्मल पे तो जाएंगे हम, मरमर भी सीखेंगे, लेकिन मैं अभी मरमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एबनॉर्मल की नहीं, नॉर्मल में भी कुछ एडिशनल साउंड हो सकते हैं क्या? भले ही वो हर किसी में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ऐसा भी वेरिएशन पॉसिबल है। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज S3, जिसे हम गैलोप भी कहते हैं, एंड व्हाट इज S4, ये दो हार्ट साउंड मुझे जानने हैं। When I say S3, देखो आपने कार्डियक साइकिल पढ़ी है, अब आपको फेजेस पता है ना। जो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग थी, क्या थी? रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग, ये बहुत रैपिड एक्टिविटी है, बराबर। और इतनी रैपिड एक्टिविटी स्पेशली जब एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो और रैपिडली होगी ना। एक्सरसाइज कर रहे हो तो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग और रैपिडली होगी। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन नॉर्मल पर्सन में आपको एडिशनल हार्ट साउंड सुनाई अगर आया, तो दैट इज वॉइस क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड, फोर्सफुल रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड इन रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। सो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग में फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड के कारण जो एडिशनल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज किसी नॉर्मल आदमी में हो सकता है, या एथलीट जो लोग होते हैं उनमें रेस्ट में भी हो सकता है, बिकॉज उनके फिजियोलॉजी चेंज हो गई रहती है। आपकी और मेरी फिजियोलॉजी अलग है, एथलीट्स की फिजियोलॉजी अलग है, उनमें इंड्योरेंस ट्रेनिंग दी जाती है कई सालों की, जिनके उनके मसल्स, हार्ट के मसल्स, उनके बॉडी मसल्स आपके और मुझसे अलग रहते हैं, उनका स्टेमिना लेवल अलग रहता है, उनके मसल्स में फटीग या लैक्टिक एसिडोसिस होता नहीं है। वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग जो सालों की होती है, वो उनकी फिजियोलॉजी को अल्टर करती है, आपसे और मुझसे उन्हें अलग करती है। उनके नींद में भी दिल की धड़कनें अलग रहेगी, आपकी अलग रहेगी। रीजन यही रहेगा कि उनकी फिजियोलॉजी आपसे कुछ अलग हो गई है। एडॉप्टेशन आ जाता है ना बॉडी में, इतने सालों के सेलुलर मैकेनिज्म्स हो रहे हैं ना ये सारे, तो एडॉप्टेशन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो देखो भैया, S3 उनमें रेस्ट में हो सकता है, किसमें? एथलीट्स में। लेकिन हम में एक्सरसाइज में किसी में अगर सुनाई आए तो वो S3 एडिशनल साउंड गैलोप सुनाई आ सकता है। नाउ S4 क्या है? अगेन रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग में ही आने वाला आवाज है, लेकिन भैया ये किस में होता है? ये कोई एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई एथलीट की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका हार्ट हाइपरट्रॉफीड है। हाइपरट्रॉफीड है मतलब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वाले पेशेंट रहते हैं, है ना। वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, है ना। क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट में ब्लड प्रेशर सालों साल जिंदगी भर बढ़ा था, इनकी दिल की मसल्स भी क्या हो गई है? टफ हो चुकी है ना। तो जब झरना जमीन पे पड़ेगा तो आवाज करेगा कि पत्थर पे पड़ेगा तो आवाज करेगा? झरना पत्थर पे पड़ेगा तो आवाज करेगा ना, घास पे या जमीन पे थोड़ी उतनी आवाज करेगा जितना। तो हाइपरट्रॉफिड हार्ट पे ये रैपिड पैसिव फीलिंग अगर जब हो रही है,
इतने तेजी से ब्लड नीचे गिर रहा है तो उससे अलग आवाज निकलेगा, जो रेस्ट में भी होगा, जिसके लिए एथलीट होना जरूरी। लेकिन क्रोनिक हाइपरटेंसिव या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज जिनमें है, जिनके दिल की मसल हाइपरट्रॉफिड हो गई है, स्टीफ हो गई है, ऐसे लोगों में ये एक्स्ट्रा हार्ट साउंड सुनाई आ सकता है ना, इन हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल in same phase मतलब in same phase, but that will be even at the rest, no need to go for exercise, है ना, difference है। So this can be additional sound besides S1 and S2 which may be present। और एक phenomenon आपको जानना है जिसे कहते हैं splitting of S2, S2 का split होना। S2 जो आपके कौन से valve के closure से होता है, semilunar valve से। Let's see what is splitting of S2। ये भी नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हो सकता है, so that is not abnormal, we are not eight into abnormalities, we are just discussing variation in normalities, are you getting? So भैया what is splitting of S2, देखो ये भैया S1 हुआ, फिर ये S2 हुआ, है ना, ये S2 हुआ, फिर अगेन S1 होगा, तो चलो ये S1, यहां भी S1, ये S2 हो गया आपका। S2 यानी सेमिल्यूनर वाल्व, दोनों का क्लोजर होता है कि नहीं? अब मुझे बताओ दोनों वाल्व साथ में क्लोज होते हैं तो S2 होता है कि आगे पीछे होते हैं? सिंगल वॉइस है ना S2, तो दोनों वाल्व साथ में क्लोज होते हैं, बराबर। वैसे तो एक वाल्व आपका एओर्टिक है और एक वाल्व आपका पल्मोनरी है, तो दोनों वाल्व साथ में क्लोज होके S2 का साउंड करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, स्पेशली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जब करते हो, सांस जब लेते हो, जब आपकी छाती फूल रही है, मतलब आपकी ये जो मसल्स है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रेस्पिरेटरी, और आपका थोरेसिक केज आउटवर्ड निकल रहा है ना, डायमीटर में बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स। और जैसे ये बढ़ा, ये कैविटी है अंदर, ये कैविटी है जो समझो अभी शुरुआत में सांस ली नहीं थी ना, पहले तो मसल आगे आएगी ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और पिंजरा आगे आएगा। तो एनी कैविटी व्हेन इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी कैविटी में बढ़ा तो प्रेशर उसमें कम होगा। हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, कैविटी है नहीं है, खाली कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने पे उसमें का प्रेशर कम होता है, सक्शन प्रेशर बोलते हैं उसे हम लोग, सिंपल है। अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता है, अगर वॉल्यूम कैविटी का प्रेशर जब इंक्रीज होता है, कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है खाली कैविटी का, तो उसका प्रेशर कम होता है ना। तो भैया अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे चेस्ट में, थोरैक्स में निगेटिव प्रेशर बनेगा कि पॉजिटिव प्रेशर बनेगा? निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा। ये पिंजरा ऊपर खींचे गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, पिंजरा ऊपर खींचे गया तो अंदर निगेटिव प्रेशर बना, यानी सक्शन प्रेशर बना। निगेटिव प्रेशर इज सक्शन प्रेशर। नारियल पानी पीते हो, स्ट्रॉ डालते हो, है ना, सुट्टा तो नहीं मारते ना, सुट्टा नहीं मारता ना कोई? हाँ, बचपन में कभी गलती से पापा का देख के, तो तब पता नहीं होगा, तो सुट्टा अंदर लेते थे कि बाहर फेकते थे? सर एवढं मेकॅनिक्स नाही पाहिलं, एवढं कुठं विचारतात। चलो नारियल पानी ऐसा फूकते हो कि अंदर खींचते हो? सक्शन प्रेशर, कोई भी चीज अंदर है कि नहीं, तो जब कोई भी चीज अंदर जाएगी तो वो निगेटिव प्रेशर से, सक्शन प्रेशर से जाएगी ना। तो भैया ये नाक, नॉस्ट्रिल, ये मेरा नेजोफेरिंग्स, ये मेरा ग्लॉटिस, है ना, ये मेरा ट्रकिया, ये मेरे ब्रोंकाई, ये सारे के सारे एक स्ट्रॉ ही तो है ना। तो जब निगेटिव प्रेशर बनेगा तो इन स्ट्रॉ से हवा खींची जाएगी अंदर, खींची जाएगी कि नहीं? मतलब मैं ये हवा एनवायरमेंट सांस ले रहा हूं, मतलब एनवायरमेंटल हवा सक कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी एनवायरमेंटल हवा मेरे अंदर अपने आप सक हो रही है। लेकिन ये निगेटिव जब प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी कैविटी में जब निगेटिव प्रेशर बने, सक्शन प्रेशर बने, और उस कैविटी में कोई चीज रखी हुई है, तो उस पर आउटवर्ड पुल आएगा कि इनवर्ड पुल आएगा? आउटवर्ड पुल। निगेटिव प्रेशर हमेशा खींचेगा ना बाहर की तरफ, आउटवर्ड पुल करेगा। पॉजिटिव प्रेशर दबाने वाला प्रेशर होता है, आउटवर्ड पुल इज व्हाट, बिकॉज ऑफ निगेटिव प्रेशर। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक्स,
जास्त एक्सपेक्ट नहीं करत, 11-12 का हल्का सा याद रहना चाहिए थोड़ा, जो अप्लीकेबल रहता है, ठीक है। सो भैया इतना तो पता है। तो बोले तो मेरे हार्ट के ऊपर स्पेशली वेनस, बड़ा वेनस रिटर्न मतलब मेरा सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा, मेरा राइट वेंट्रिकल, मेरा राइट एट्रियम, बराबर है, ये सब यहाँ पे लाए कर रहे हैं। और सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा लार्ज वेन्स है, इन लार्ज वेन्स के ऊपर प्रेशर आएगा, वो आउटवर्ड पुल होगी, यानी वो डायलेट होगी, उनका क्या बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, क्योंकि वो बाहर की तरफ बढ़ रही है ना। और किसी भी वेसल का डायमीटर बढ़ा तो उसमें से फ्लो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कम होगा, फ्लो बढ़ेगा। डायमीटर बढ़ने से प्रेशर कम होता है, फ्लो बढ़ता है। पाइप देखा है ना, छोटा करके मारते हो तो प्रेशर बढ़ने से दूर जाता है, वही पाइप मोटा कर लो, भले ही दूर नहीं जाएगा लेकिन ज्यादा पानी पर यूनिट टाइम लाएगा ना। तो बढ़ा हुआ डायमीटर हमेशा फ्लो को बढ़ाता है। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेशर मतलब वो डायमीटर बढ़ने से ज्यादा ब्लड रिटर्न होगा, लार्ज वेन से रिटर्न बढ़ जाएगा। अब ये हो कब रहा है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बता इतनी देर रहो, इतने में कितनी बार हमने इंस्पिरेशन कर लिया ना, वो इतने माइक्रो सेकंड में होने वाली एक्टिविटीज रहती है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन there will be increase negative, yeah, negative intrathoracic, not increase, negative intrathoracic pressure, और निगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर के कारण वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न बोले तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये राइट साइड हो रहा है, कहां पे, राइट साइड में हो रहा है। तो मतलब मेरे राइट वेंट्रिकल में ज्यादा फीलिंग होगी, इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ विच वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड भर जाएगा ना। तो मेरे राइट वेंट्रिकल में सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा के कारण ज्यादा ब्लड भर गया एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब मुझे बताओ, यही ब्लड पंप करना है, यहां भी ब्लड आया नो डाउट, लेफ्ट वाला खाली थोड़ी बचेगा, लेकिन ज्यादा ब्लड कंपैरेटिवली कहां आ गया इंस्पिरेशन के दौरान, राइट वेंट्रिकल में आया। अब इसी ब्लड को पंप करने के लिए किसे ज्यादा टाइम लगेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को कि राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा टाइम लगेगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी से अब ये इसे पंप करेगा तो डिले करेगा ना। तो जो दोनों एक्टिविटी मेरे S2 में साथ होती थी अब तक, जिसमें एओर्टिक एक्टिविटी और पल्मोनरी एक्टिविटी साथ होती थी, अब क्या होगा, एओर्टिक पहले हो जाएगी, पल्मोनरी एक्टिविटी यानी पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर डिलेड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड पंप करना है तो ज्यादा टाइम तक ओपन रहना पड़ेगा ना। तो पल्मोनरी एक्टिविटी डिलेड हो जाएगी, जो दोनों साथ होने के कारण अलग नहीं थी, अब वो दोनों अलग अलग सुनाई जाएगी। एओर्टिक का क्लोजर और पल्मोनरी के क्लोजर में लैग आ जाएगा, थोड़ा बहुत, बहुत ही कम लैग रहता है लेकिन लैग आ जाएगा, साइमल्टेनियस नहीं हो पा रही है एक्टिविटी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, है ना, ये हो रहा है। And this will cause split in S2, and S2 will not be audible as a single sound but as a splitted sound because of this activity of aortic wall and pulmonary wall closing with the lag of time, मतलब बहुत ही छोटा, बहुत माइक्रो सेकेंड्स पे होगा, जो सुनने में भी आपको कैसे सुनाई देगा। So till this time it was lub, it was easily audible as a dub, it was lub, but now due to splitting of this S2 during inspiration, it will be audible as a lub, will be lub, dub will be, let's say, dub, and the lub will be again lub, but the dub that is during inspiration is because of your splitting of S2. So this will be lub, dub, lub, lub, dub, lub, lub, dub, lub, lub, dub, dub. This is what splitting of S2, which will be there only during inspiration, है ना। तो इसलिए physiological ही है, this is not abnormal heart sound, additional हो गया ना ये splitting। ऐसा भी आपको कुछ सुनाई आया तो पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2, समझे। इसमें देखो, आपकी लार्ज वेन्स जब मैं बोलता हूं ना, तो पल्मोनरी वेन्स आर नॉट लार्ज वेन्स,
there are two veins, superior and inferior, which are bringing systemic blood. तो जो भी इफेक्ट होगा वो लार्ज वेन्स पे होगा. इंट्राथोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने छोटी छोटी वेन्स के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला, और मेन तो ब्लड वही लाती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड किधर आएगा, राइट साइड में ही आएगा. ठीक है, इसलिए लेफ्ट साइड के ऊपर वो इफेक्ट दिखाई नहीं देने वाला, राइट साइड पे ही दिखाई देगा. समझे? सो एडिशनल हम कल देखेंगे. एडिशनल, ये एडिशनल हो गया, मतलब एबनॉर्मल कल देखेंगे, जिसे हम मर्मर कहते हैं. उनका कंसेप्ट समझेंगे, क्या होता है मर्मर्स, क्या है मर्मर के टाइप, क्या है क्लिनिकली कैसे पहचानना चाहिए. विल गेट इनटू डिटेल्स ऑफ मर्मर टुमारो. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई एम एंडिंग लेक्चर नाउ.